दूसरे चरण की सीटों पर जनसभा पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी हैं। इस बीच पीओके यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की चर्चा भी तेज हो गई है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दावा किया कि 2029 से पहले पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। देखिए रिपोर्ट। पीओके 2024 से 2029 के कालखंड में भारत का हिस्सा बनेगा। सुना आपने, पीओके जल्द भारत में शामिल होने वाला है। ये दावा है यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा का। पीओके 2024 से 2029 के कालखंड में भारत का हिस्सा बनेगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी पीओके को लेकर बड़ा दावा किया। मन बना रहे हैं, कहा था कि जल्दी जो पीओके है वो भारत में शामिल होगा। मैंने कहा था कि वो अपने आप आ जाएगा, उसको आने तो दो भाई। वो मन बना रहे हैं, आ जाएंगे एक दिन। कितना समय लगेगा सर? ऐसी चीजों में टाइम थोड़ा होता है। मैं आपको मनाने लगूं, आपकी मनवार करूं, मैं तो मान आप जब मानोगे तभी आओगे। ठीक है सर। इन बयानों की टाइमिंग ने नई हलचल पैदा कर दी है। क्या जल्द ही पीओके पर कुछ बड़ा देखने सुनने को मिलेगा? ये बात इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के सतना में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सतना की एक रैली में पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर जो कहा वो भी आपको सुनाते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों के भी को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा। मेरे बहनों भाइयों, खबर है कि भारतीय वायुसेना ऑपरेशन पीओके को अंजाम देने को तैयार है। ऑपरेशन पीओके के लिए भारतीय सेना कश्मीर में युद्धाभ्यास कर रही है। कश्मीर में भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज गगन शक्ति 2024 के जरिए कश्मीर में हेलीकॉप्टर को ऑपरेट किया। खबर है कि भारतीय सेना के इस अभ्यास को देखकर पाकिस्तान परेशान है। वहाँ के हुक्मरान जानते हैं कि नया भारत दुश्मन की मांद में घुसकर उन्हें मारने का मादा रखता है, अपना हक हासिल करना जानता है। मोदी सरकार अपने फैसलों से देश और दुनिया को चौंकाती रही है। मोदी सरकार ने जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया था, तभी से देशवासियों में पीओके हासिल करने की छटपटाहट पैदा हो गई। एक के बाद एक बीजेपी नेताओं मंत्रियों के बयानों के गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और लोकसभा चुनाव के पहले फेज में 58.28% मतदान हुआ। 2019 के मुकाबले महिला और पुरुषों के मतदान प्रतिशत का अंतर काफी कम हुआ। 2019 के चुनाव में भी इन्हीं 12 सीटों पर मतदान हुआ था। ये प्रतिशत क्या कहता है, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 12 सीटों पर इस बार वोटिंग 2019 के मुकाबले 6.15% कम रही। वोटिंग कम होने के पीछे कारण लोगों में चुनावों को लेकर के कम रुझान माना जा रहा है। पहले चरण के चुनावों में 58.28% मतदान हुआ। इन चुनावों में 2019 के मुकाबले महिला और पुरुषों के मतदान प्रतिशत का अंतर भी कम हुआ है। 2019 में ये अंतर 2.24% था, जो कि 2024 के प्रथम चरण के चुनावों में 1.86% रह गया है। अगर जिलों के हिसाब से देखें तो गंगानगर 67.21%, बीकानेर 54.57%, चूरू 64.22%, झुंझुनू 53.63%, सीकर 58.43%, जयपुर ग्रामीण 57.65%, जयपुर 63.99%, अलवर 7.61%, भरतपुर
53.43%, करौली धौलपुर 50.02%, दौसा 56.39%, नागौर 57.70%। इन 12 लोकसभा सीटों के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा 67.21% मतदान गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में हुआ है, जबकि सबसे कम 50.02% मतदान करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। पहले फेज में कुल 1,47,53,060 वोट पड़े। इनमें 68,14,997 वोट महिलाओं ने, 77,78,928 पुरुषों ने और 164 वोट थर्ड जेंडर वोटरों ने डाले हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और राजस्थान सरकार अब शीघ्र ही प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसको लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज बड़े फैसले के लिए संकेत भी दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में स्कूली शिक्षा का भारतीयकरण शुरू हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के एक बयान के बाद सामने आया। स्कूली बच्चों को महाराणा प्रताप जैसे भारतीय नायकों से रूबरू कराने की पुरजोर वकालत के बाद मदन दिलावर ने अब स्कूली शिक्षा को लेकर ऐसी बात कह दी है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। बच्चों में काय का भेद, इस बच्चे के मन में कोई ये हीन भावना आ जाए कि ये जो इस रंग की कमीज पहन के आया ना, ये बड़े स्कूल का बेटा है, बड़े स्कूल में पढ़ने वाला, इसके पापा बहुत बड़े हैं। मैं दूसरे रंग की पहन लिया, मेरे पापा गरीब है। ये हीन भावना उनको आगे बढ़ने से रोकती है। यही भावना कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आगे इस पर विचार कर रहा हूं कि निजी विद्यालयों की यूनिफॉर्म भी सभी की एक हो। उसमें जूते, मोजे और ये शर्ट या जो लड़कियों की पहना होता है वो सब एक जैसा हो। इस पर हम विचार कर रहे हैं। पता नहीं आपकी नाराजगी बढ़ेगी या खुश होंगे या मौन हो जाएगी, मुझे पता नहीं। रविवार को शिक्षा मंत्री जोधपुर के सिंधु महल में स्कूल शिक्षा परिवार कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने सभी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म की बात कही। आप हम निजी विद्यालय को अधिकार देंगे कि सारे मिलकर के हमको एक ड्रेस बता दें, किस प्रकार की ड्रेस होगी। हम जितने भी विद्यालय होंगे उनके प्रमुख या उनके जो प्रोफेसर अध्यक्ष होंगे, एक उठे, दो उठे, मुझे पता नहीं, सबको बुलाकर कहेंगे एक कर लो। और यदि तीनों अलग अलग देते हैं तो उसमें से हम एक चूज करके खुद तय कर देंगे कि ये होगा। यकीनन प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म बड़े बदलाव का कारण बनी। शोध बताते हैं कि सभी छात्रों के एक जैसे कपड़े पहनने से उन पर कूल तरीके से कपड़े पहनने का दबाव कम हो जाता है। इसके साथ ही ये पहल अपनेपन और एकता की भावना पैदा करने में मददगार साबित होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट। और अब बात ईरान की कर ली जाए, क्योंकि ईरान से आ रही खबरें दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाली हैं। दरअसल कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ईरान को इजराइल के हमले में काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान ने अपने इस नुकसान को छिपा लिया और दुनिया को नहीं बताया है। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई ने ईरान की सेना का मनोबल बढ़ाते हुए इजराइल पर किए गए हमले की तारीफ भी की है, लेकिन खामनेई का यह बयान युद्ध की आग को और ज्यादा भड़का सकता है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल वार करे और घाव न लगे, ये नामुमकिन है।
इजरायल हमला करे और नुकसान ना हो, ये अब तक देखा नहीं गया। इजरायल धमकी दे और दुश्मन की सांसें न थम जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इजरायल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वो जो कहता है करके दिखाता है। इजरायल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, यह चर्चा तो पूरी दुनिया में है, लेकिन इसके साथ ही एक और खबर पूरी दुनिया में ईरान के द्वारा फैलाई गई कि ईरान को तो इस हमले में कोई नुकसान ही नहीं हुआ। ईरान के सरकारी टीवी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि इजरायल ने सिर्फ 3 ड्रोन से हमला किया था और वो तीनों ड्रोन भी ईरान के एयर डिफेंस ने मार गिराए। लेकिन सच क्या है, ये धीरे धीरे ईरान के अंदर से ही सामने आना शुरू हो चुका है। ईरान के अंदर से कुछ इस तरह की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिनकी पुष्टि ईरान से जुड़ी हुई एक संस्था के द्वारा ही की जा रही है। और इस तस्वीर से साफ हो रहा है कि ईरान को ना सिर्फ बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है, बल्कि शायद ईरान इजरायल के खौफ से खामोश भी नजर आ रहा है। सबसे पहले जरा ये सैटेलाइट तस्वीर देखिए। इस सैटेलाइट तस्वीर में आपको कुछ सैन्य उपकरण और वहां खड़े हुए वाहन नजर आ रहे हैं। अगर बाईं तरफ से गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 पॉइंट नजर आ रहे हैं। अब जरा इसी जगह के 9वें पॉइंट को देखिए। यह साफ नजर आ रहा है कि 9वें पॉइंट पर यानी कि बीच वाले वाहन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और नेस्तो नाबूद कर दिया गया है। यह तस्वीर जारी की है ईरान इंटरनेशनल ने। ईरान इंटरनेशनल ईरान से जुड़ा हुआ ही एक ऑनलाइन न्यूज हैंडल है, जो कि ईरान के अंदर मौजूद इस्लामी सरकार यानी खामनेई सरकार के खिलाफ रहता है। ईरान इंटरनेशनल नामक ऑनलाइन न्यूज हैंडल अयातुल्ला खामनेई को ईरान की सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहता है। और इसी ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश नामक इस संस्था ने बाकायदा ये सैटेलाइट वीडियो जारी किया है। और इसी वीडियो के आधार पर यह कहा जा रहा है कि ईरान को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। और ऐसा नुकसान हुआ है कि लगता है कि ईरान का आत्मविश्वास इतना ज्यादा कमजोर हुआ है कि वो इस वक्त खामोश रहने को मजबूर हो गया है। यानी इजरायल 7 अक्टूबर से चल रहे युद्ध में एक ऐसे खतरनाक और खूंखार लड़ाके की तरह नजर आता है, जिसने ना सिर्फ गजा पट्टी को नस्तो नाबूद किया, ना सिर्फ लेबनान सीरिया में हमले किए, बल्कि लेबनान, सीरिया और गाजा में दखल देने को बेताब ईरान की सरकार की जुबान को भी सिल दिया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इजरायल का हमला बहुत ज्यादा सटीक और बेहद शक्तिशाली था। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। हजारों की तादाद में गोला बारूद और मिसाइल देने की तैयारी कर ली है। इजराइल इससे खुश है, लेकिन बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज भी है, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को साथ ही एक ऐसी सलाह भी दी है जिससे इजराइल ये युद्ध हार भी सकता है। क्या है ये, देखिए इस रिपोर्ट में। इजरायल अटैक मोड में है। ईरान पलटवार की तैयारी में है। युद्ध का पूरा माहौल बना हुआ है।
मिसाइलें तनी हुई हैं। जंगी जेट रेडी है। फाइटर ड्रोन अटैक मोड में है। दो कट्टर दुश्मनों में आर पार की जंग की नौबत किसी भी वक्त आ सकती है, मगर इस टकराव में जो बड़ा ट्विस्ट आया है उसे समझने के लिए ट्रिगर पॉइंट पर चलते हैं। अप्रैल महीने की पहली तारीख सीरिया के दमिश्क में बारूद बरसा, ईरानी दूतावास दहला। ईरान ने हमले के आरोप सीधे इजरायल पर लगाए। इजरायल हमले से इनकार करता रहा। अमेरिका ने तो खुद को दमिश्क हमले से दूर दूर तक अनजान ही बताया। दमिश्क अटैक के जवाब में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल की बौछार इजरायल पर कर दी। ईरानी हमले से अमेरिका ने इजरायल को कवर दिया। सुपर पावर के साथ नाटो कंट्री भी इजरायल के कवच बने। इसके बाद जब ईरान के शेखरी बेस को धुआं किया गया, तब भी अमेरिका ने हमले पर आधिकारिक बयान नहीं दिया। इजरायल की इराक स्ट्राइक से भी अमेरिका ने दूरी बना रखी है। इसके मायने क्या है? क्या युद्ध में इजरायल अकेले फंस गया है? क्योंकि अमेरिका तो फिलहाल किसी युद्ध में उलझने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी डिफेंस फोर्सेस की सीक्रेट मीटिंग में क्या तय हुआ है? क्या इजरायल ईरान के टकराव से शुरू होने वाला महायुद्ध टल गया है? ये कहना तो मुश्किल है कि ईरान इजरायल शांति धारण करने वाले हैं, लेकिन अमेरिका इस बारूदी फसाद में फंसने से बच रहा है। ये दावा पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की रणनीति के आधार पर किया गया है, जिसके मुताबिक अमेरिका की सेनाएं मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध के लिए तैनात नहीं है। अगर संकट गहराता है तो पेंटागन को क्षेत्र में सैन्य जरूरतों के बारे में दोबारा विचार करना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में मिडिल ईस्ट के उप सहायक रक्षा सचिव माइकल मोलरॉय ने एक बयान में कहा है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास वो सभी ताकतें हैं जो हम इजरायल का समर्थन करना चाहेंगे अगर उनके और ईरान के बीच सीधा युद्ध होता है। माइकल मोलरॉय से अमेरिकी फोर्सेस के टॉप कमांडर की राय भी मिलती जुलती है। खाड़ी में अमेरिकी सेना की कमान संभालने वाले 4 स्टार जनरल जोसेफ वॉलेट मानते हैं कि अमेरिकी सेना को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा कि क्षेत्र में हमें कौन सी आवश्यक टिकाऊ क्षमताएं बनाए रखनी है। बड़ी चिंता लंबे वक्त तक इलाके में बने रहने की हमारी क्षमता है। सुपर पावर अमेरिका की मुश्किलें इतनी भर नहीं। इजरायल के साथ युद्ध में कूदने की बजाय अमेरिका का फोकस किसी और फ्रंट पर है। खाड़ी मुल्कों में तैनात अमेरिका के मौजूदा जनरल माइकल एरिक हाल में ही एक मैसेज के जरिए अमेरिकी सांसदों को यह जानकारी दी कि उन्होंने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने की गुजारिश प्रेसिडेंट बाइडेन से की थी, जिसका जवाब देते हुए पेंटागन ने खाड़ी से ज्यादा चिंता चीन से मिल रही चुनौती को बताया था। मतलब ये कि इजरायल का साथ देने की बजाय मौजूदा वक्त में अमेरिका चीन से निपटने में जुटा है। इसके साथ अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी का भी पर्दाफाश हुआ है। जनरल माइक एरिक ने लिखित रिपोर्ट में जानकारी दी कि एशिया महाद्वीप में अमेरिकी खुफिया नेटवर्क बेहद कमजोर हुआ है। सुपर पावर को एक्सपोर्ट एजेंट नहीं मिल रहे हैं। अमेरिकी फोर्सेस को ट्रांसलेटर की भी किल्लत झेलनी पड़ रही है। युद्ध में अमेरिका को ये कमियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। साफ है कि अमेरिका अपनी कमजोरियों को दुरुस्त किए बिना तो युद्ध में उतरने नहीं जा रहा। ऐसे में इजरायल का हाल यूक्रेन जैसा न हो जाए, जिसने अमेरिका की शय पर रूस से अदावत मोल ली और अंतहीन युद्ध में उलझ गया। अगर अमेरिका वॉर में नहीं आया तो इजरायल अकेले कितने दुश्मनों से भिड़ेगा, इसे समझना होगा। ईरान के पाले में अरब मुल्कों की पूरी ताकत जुटेगी, इसमें किसी को संदेह नहीं है। ईरान के साथ विद्रोही लड़ाकों की खोखार पलटन भी हो